इतिहाद इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप तमाम लोगों का स्वागत और बहुत बहुत खैर मकदम। आपको बता दें कि भारत के 5 राज्यों में इलेक्शन है और इलेक्शन कमीशन ने उसकी तारीख का ऐलान कर दिया, नताइज का भी ऐलान कर दिया है। इस वक्त जो मेरे साथ मेहमान बैठे हैं वो सरदार दया सिंह साहब, जो ऑल इंडिया पीस मिशन के अध्यक्ष हैं, और इनसे ख़ास तौर पर यूपी के इलेक्शन के ओपिनियन से मुताल्लिक हम बातचीत करेंगे कि इनकी यूपी में जिस तरीके से इलेक्शन कैंपेन अपने उरूज पर है, बल्कि वहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट भी लगा हुआ है, उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन के बहुत सारे गाइडलाइन भी उसके बावजूद भी अपने उरूज पर है और चर्चित में है। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत और खैर मकदम। बहुत शुक्रिया, आपके दर्शकों को भी बहुत शुक्रिया। सर, आपसे जानना ये है कि यूपी का इलेक्शन एक भारत राज्य का सबसे बड़ा जो है वो राज्य माना जाता है वहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर, तो किस तरह से आप देखते हैं इसकी इलेक्शन को, यूपी के इलेक्शन को? मैं ये समझता हूँ कि 2013 के बाद जी नए किस्म का समीकरण इस देश में हुआ। देश बंट गया हिंदू, मुस्लिम और सिख में खास तौर पर। 1984 का जो हालात हमने देखा तो पहले सिख एलिनिएट हुआ, सिख को टारगेट किया गया और वो एलिनिएट हो गया। ब्लू स्टार ऑपरेशन ने सिख की कमर तोड़ दी और सिख नौजवान का ये इम्प्रेशन बन गया कि वो सिख आतंकवादी होता है, वो अतवादी होता है। ऐसे हालात सिख के बारे में क्रिएट हो गए। उसके बाद जैसे ही जो सिख था वो राजनीति में आरएसएस की गोद में जाकर बैठ गया, नतीजा वो ये सोचने लगा कि मेरा इसके बिना और कोई चारा नहीं रहा। तो जैसे ही आरएसएस ने सोचा कि अब सिख हमारे कंट्रोल में है, हमारे नियंत्रण में है, तो उसने दूसरा टारगेट जो था वो मुस्लिम था। अडवाणी ने अपनी किताब माई कंट्री माई लाइफ में भी इस बात का जिक्र किया है और उन्होंने कहा है कि ब्लू स्टार ऑपरेशन इंदिरा गांधी नहीं कराना चाह रही थी। ब्लू स्टार ऑपरेशन की अगर जिम्मेदारी थी तो बीजेपी और आरएसएस ने अपनी मानी है। यह बात अडवाणी ने अपनी किताब में भी अंकित की है। तो मैं ज़्यादा चर्चा ना भी करूं तो मैं ये मान कर चलता हूं कि कांग्रेस अपने अहमियत को ही खो दी कांग्रेस ने जब उसने सिख को एलिनिएट किया। तो 1992 में जब बाबरी मस्जिद का इशू आया, उससे पहले ही कांग्रेस में आरएसएस पूरी तरह सवार थी कांग्रेस के घोड़े पर और उसने 1986 में बाबरी मस्जिद का दरवाज़ा खुलवा दिया। उसके बाद नतीजा हमारे सामने है कि 1992 में वही बात हुई और वो भी कांग्रेस के सरकार के सामने हुई। आरएसएस बड़े अच्छे करीने से काम करती है। वो अगर टारगेट करती है तो अपने तौर पर टारगेट कभी नहीं करती, किसी सरकार को आगे मोहरा बनाकर उसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में पेश करती है। तो 1992 में मुस्लिम उसी हालात में फंसा जिस हालात में सिख फंसा था। इस हालात में 2002 के जो गुजरात नरसंहार हुआ वो उसी का ही कारण था कि जब पूरी तरह आरएसएस अपने ताकत में आई। कुदरती तौर पर 1997 में जब पहले बार सोनिया गांधी जब कांग्रेस की अध्यक्षा बनी तो सोनिया गांधी ने पहले बार आरएसएस को सीधा टारगेट किया। नतीजा ये हुआ कि 2004 तक कांग्रेस फिर से सुरजीत हो गई। फिर से जो सेकुलर उसका चेहरा था वो सामने आ गया जैसे ही उसने आरएसएस को टारगेट किया। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे शाइनिंग इंडिया के सामने भी ऐसा इशू नहीं बन सका, बल्कि कांग्रेस ताकत में आई और कांग्रेस ने सत्ता संभाली। जैसे ही कांग्रेस ने सत्ता संभाली, सरदार मनमोहन सिंह एक सिख को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जिसका कोई राजनीतिक कारण नहीं था, पर एक गैर राजनीतिक सिख को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि सिखों के अंदर सत्ता के प्रति और कांग्रेस के प्रति जो अछूतपन था वो दूर हुआ। पर फिर भी सिख और मुस्लिम बाहर खड़ा रहा। वो एक मौका था सिख और मुस्लिम के लिए कि वो कांग्रेस के साथ आता तो आज के हालात से बचा जा सकता था। मनमोहन सिंह की सरकार दो बार चली। दूसरे बार भी मनमोहन सिंह सरकार सीधे तौर पर आई। अगर 2004 में उसको 145 सीट मिली थी तो 2009 में मनमोहन सिंह को 206 सीट मिली। ऐसा नहीं था कि मनमोहन सिंह को कोई कम सीट मिली। तो मेरा ये कहना है कि एक समय वो था जिसमें एक सेकुलर किस्म के हालात हमारे बने और हम उस हालात को देखें। पर 2013 के चलते चलते जब अन्ना आंदोलन आया, अन्ना आंदोलन का बेस क्या था? वो क्योंकि जब आरएसएस के लोग आइडेंटिफाई हो गए
जैसे प्रज्ञा ठाकुर है और लोगों पर मुकदमे सामने आने लगे और करकरे ने सीधे तौर पर इंक्वायरी इनिशिएट की, तो उनके सामने सवाल था कि अगर करकरे हेमंत करकरे रहेगा तो ये हालात हमारे बिगड़ेंगे, और अगर मनमोहन सिंह का सरकार अगर तीसरी पारी खेल जाती है तो आरएसएस के लिए बहुत खतरनाक काम बनेगा। तो उसका पूरा कोशिश ये थी कि अब मनमोहन सिंह सरकार ना आए। इंडिया अगेंस्ट करप्शन कोई इशू नहीं था, बल्कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन आरएसएस का किया करा धरा एक इशू था, जिसमें आरएसएस ये सोचती थी कि ये एक मौका है, और उसने अन्ना हज़ारे जो आरएसएस का ही प्रोडक्ट था, केजरीवाल जो आरएसएस का ही प्रोडक्ट था, और केजरीवाल ने आप माना भी है इस बात को कि मेरा परिवार तो आरएसएस का साथ जुड़ा रहा। तो मेरा ये मानना है कि केजरीवाल हो, अन्ना हज़ारे हो, ये सारे आरएसएस के तौर पर आए और आरएसएस ने पूरा खेल आरएसएस का किया। मुझे एक बात ये भी याद है कि जब मुझे कुछ लोगों ने कहा कि हमें इस बात पर देखना चाहिए, सोचना चाहिए, तो मैंने एक यात्रा वेई नदी सुल्तानपुर पंजाब से इनिशिएट की। हक के अमन यात्रा थी, और उस यात्रा को मैंने गंगा नदी तक, बनारस तक लेकर गया। मैंने उसके 3 चैप्टर लिखे कि सिख क्या सोचता है, मुस्लिम क्या सोचता है, विज़ हिंदू क्या सोचता है। तो उस लेटर को मैंने 6 मई 2011 को सरदार मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे उनको लिखा कि ये हालात हैं, ये कोई आंदोलन नहीं है, इसका कोई लोकपाल से लेना देना नहीं है, ये केवल और केवल एक राजसत्ता के आगे आंदोलन खड़ा है, इसने राजसत्ता को, कांग्रेस को बदनाम करना है। नतीजा क्या हुआ? पूरे विश्व में अकेली कांग्रेस बदनाम नहीं हुई, पूरा देश बदनाम हो गया। पूरा देश का नतीजा ये निकला, उसका जो चेहरा था वो ऐसा बन गया चाहे शायद भारत पूरे का पूरा भ्रष्टाचार देश है। तो भ्रष्टाचारी देश इन्होंने बना दिया। तो उसके बाद जो हालात बने, तो हालात हमारे सामने 2013 में नरेंद्र मोदी जी जो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, जब वो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बने, उन्होंने आते ही ये लाइन कह दी कि मैं हिंदू हूँ और मैं हिंदू राष्ट्रवादी। जब उन्होंने ये मान लिया कि मैं हिंदू हूँ और मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूँ, तो इसका मतलब है कि देश का राष्ट्रवादी कौन होगा, भारत का राष्ट्रवादी कौन होगा? ये सवाल उठना चाहिए था, पर यह सवाल नहीं उठा, क्योंकि पूरा कंट्रोल ऐसे ढंग से आया। तो 2013 को अगर देखें तो मृणाल पांडे का जो हिंदुस्तान की संपादिका थी, उन्होंने एक आर्टिकल में ये बात साफ तौर पर लिख दी कि आरएसएस को, संघ को एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो इस समय पूरी तरह स्वच्छंद होकर वो सत्ता के लिए आगे बढ़े। और वही हुआ, नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह सत्ता के लिए आगे आए और उन्होंने आरएसएस का जो एजेंडा था उसको लागू करने की कसम उठा ली और सामने आ गए। नतीजा 2014 के बाद जो हम हालात देखते हैं, उस हालात में आज हम जो हालात, और 2014 के बाद जो 2019 का जो इलेक्शन हुआ, वो हिंदू हृदय सम्राट के नाम पर हुआ। वो व्यक्ति के नाम पर चुनाव था, वो किसी और के नाम चुनाव नहीं था। तो जो वो चुनाव हुआ, उसके बाद जो संघ था उसको ये पता लग गया कि अब हमें कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कांग्रेस भी वही खेल खेलने लग गई जो संघ उससे खिलवाना चाह रहा था। संघ उसी खेल के हिस्सा बन के खड़ी हो गई। नतीजा जो हमने देखा है, आज जब आपने मेरे साथ बात की है कि आज के चुनाव में उत्तर प्रदेश में क्या होगा, मेरा ये कहना है कि इस समय सिख और मुस्लिम का वोट का कोई अर्थ नहीं रहा। वोट दे या ना दे, उसका कोई अर्थ नहीं। लेकिन सर एक सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि मुस्लिम और सिख के वोट का कोई अर्थ नहीं, लेकिन सर सिख की अगर हम आंकड़े के हिसाब से अगर बात करें, परसेंटेज के हिसाब से, तो उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा है। मुस्लिम जो है 20-21% है और सिख जो है 2-2.5% है। तो कैसे कहेंगे? मेरा ये कहना है कि अगर 21% मुसलमान है भी, तो वहाँ क्या करते हैं कि एक तो दलित सीट जो रिज़र्व सीट को क्रिएट कर देते हैं। जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा होती है वहाँ दलित रिजर्वेशन सीट बना देते हैं, तो उसका कोई अहमियत नहीं होती, क्योंकि मुस्लिम दलित की सीट पर खड़ा नहीं हो सकता। दूसरा ये समस्या होती है कि मुसलमान 3-4 आदमी मुसलमान खड़े कर दो। मैंने 2017 का पिछला चुनाव देखा, जब मायावती ने बहुजन समाज पार्टी से 99 मुसलमानों को टिकट दे दी और हर मंच पर उसने जहाँ कहा कि मैंने 99 मुसलमान खड़े कर दिए। नतीजा ये पोलराइज हो गया। तो 312 सीट, जिसके कोई आशा किसी को नहीं थी, तो 312 सीट जो है वो बीजेपी को चली गई। तो मेरा ये मानना है कि मुस्लिम समाज के अंदर अब जो, अगर 2013 के
नतीजा हम देखें मुजफ्फरनगर के उस हालात को भी देखें तो उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, सरकार तो समाजवादी पार्टी की थी, पर हालात क्या बने, मुस्लिम एलिनेट हो गया। तो मुस्लिम आज एलिनेशन में है, जैसे सिख एलिनेशन में है उसी तरह मुस्लिम एलिनेशन में है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सिख और मुस्लिम के वोट की आज कोई कीमत, कोई अहमियत नहीं रही। आज पोलराइजेशन की तरफ देश बढ़ रहा है और जब भी कोई बात करो तो वो पोलराइजेशन की तरफ बढ़ जाता है। तो उसमें मुस्लिम क्या करेगा और सिख क्या करेगा ये समझ। लेकिन सर मुस्लिम लीडर इस वक्त मैदान में है ना सर। अब ओवैसी साहब MIM, उसके अलावा और भी बहुत सारी पार्टियां हैं, चाहे वो फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ रही हों, लेकिन मुस्लिम पार्टी वहाँ पर है, उनको मौका मिला अपना कायद चुनने के लिए, लीडर चुनने के लिए। नहीं, मुझे खुशी है, मैंने ये बात मैं मानता हूँ कि कम से कम अगर मुस्लिम के वोट की अहमियत नहीं है तो मुस्लिम को ये समझना चाहिए कि उसको अपनी लीडरशिप पैदा करनी चाहिए। ओवैसी के रूप में, चाहे ओवैसी ये मानता है कि मैं कोई मुस्लिम लीडर नहीं हूँ, ना ही मुस्लिम का कोई वोट बैंक है, पर फिर भी ओवैसी ने एक आशा पैदा की है, एक उम्मीद जगाई है उत्तर प्रदेश में आकर कि मुस्लिम यकमुश्त हुआ है, मुस्लिम इकट्ठा हुआ है, मुस्लिम ये सोचने पर मजबूर हुआ है कि कम से कम उसकी कोई बात तो कहेगा। आज मुझे खुशी है कि ओवैसी आगे बढ़कर इस बात को कहने आया है कि अगर आप मैं जीतूं या हारूं, सवाल उसके सामने जीत और हार का नहीं है, उसके सामने सवाल है कि कल को कोई भी सरकार बने तो हमारी हिस्सेदारी सामने रखे, हम आवाज़ तो दे सकते हैं। जैसे आज भी पार्लियामेंट में कोई मुस्लिम की बहुत ज़्यादा वहाँ संख्या बल नहीं है लोकसभा में, फिर भी ओवैसी के जो आज भी तो उसका विचार जो होता है, उसकी जो बात है आज भी पूरे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर मानी जाती है, समझी जाती है। तो वो अपनी बात उठाता है, तो कम से कम अपनी बात तो उठाएगा, चाहे उसके 10 सीट जीतें चाहे 50 सीट जीतें, कम से कम हो सकता है कि वो किंग मेकर ही उभर कर आ जाए। मुझे इस बात से कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन सर एक चीज़ और है, यूपी के अंदर बड़ी बड़ी पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी हो या BJP हो या BSP हो, तो उनके पिछले कामकाज को लेकर क्या लगता है कि आप किसका समर्थन करेंगे? नहीं, मेरा ये कहना है कि सपा अगर जीतती है तो मुस्लिम वोट है तो सपा जीतेगी, अगर मुस्लिम उसको वोट नहीं डालता तो सपा नहीं जीतेगी। बहुजन समाज पार्टी अगर अपने जाटव वोट पर नहीं जीत सकती, उसको भी मुस्लिम वोट चाहिए, कांग्रेस को भी मुस्लिम वोट चाहिए। इस समय हालात ऐसे हैं कि पिछले 5 साल का अगर लेखा जोखा भारतीय जनता पार्टी का किया जाए तो उसमें जो अहमियत बीजेपी ने पैदा की थी ओबीसी में, आज ओबीसी उससे छिटक गया। वो ये मानने पर मजबूर हो गया है कि उसको तो हिंदू गिना ही नहीं जा रहा। राम मंदिर बनना था, राम मंदिर बन गया तो अब इसको इशू नहीं रहा। मुझे नहीं लगता कि इस बार बीजेपी कोई चमत्कार वहाँ कर देगी, और शायद मेरा ये मानना है कि शायद वो 100 सीट निकाल दे तो ये उसकी बड़ी बहादुरी होगी। मेरा नहीं मानना कि वो 100 सीट निकाल सके। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस ने जो बात उठाई है प्रियंका ने, जो मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, और जिससे जो ब्राह्मण वोट है अगर वो कांग्रेस की तरफ बढ़ता है और हो सकता है कि कुछ मुस्लिम वोट भी उधर बढ़ जाए, तो मैं समझता हूँ कि शायद वो भी अपना एक जगह रहे। तो ये इस बार यूपी का जो इलेक्शन हुआ वो हंग असेंबली होगी, उसमें हो सकता है कि चमत्कार क्या हो ये नहीं कहा जा सकता, पर सारा बटा हुआ हाउस आएगा, इकट्ठा हाउस नहीं आ सकता। और कुछ तो मेरा ये कहना है लास्ट में कि इस समय ज़रूरत ये है कि मुस्लिम को ये समझना चाहिए कि कम से कम ये उसको मौका मिला है अपनी ताकत को पेश करने का। अगर वो यकमुश्त होकर एक जगह वोट डालता है तो उसकी एक ताकत होगी, उसकी अपनी अहमियत होगी, और वो अपनी अहमियत दिखा सकता है कि मैं 30% हूँ, 40% हूँ, 50% हूँ, 20% हूँ। वो अपनी अहमियत को जता सकता है। 143 सीट पर मुस्लिम आज भी ताकत रखता है और वो आज भी एक हिम्मत बना सकता है। एक बात और हम सबको समझ लेनी चाहिए कि जो केजरीवाल एंड कंपनी है या दूसरी कंपनियां जो आ रही हैं, ये केवल आरएसएस के अपने पैदा किए प्रोडक्ट हैं। इन पर कोई विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। मुस्लिम को ये समझ लेना चाहिए कि उसके लिए तो अब उसकी एक ही अहमियत है कि वो उसको यकमुश्त होने का चांस है। ये चुनाव। एक सवाल और है, जैसे आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को एक तरफा वोट डालना चाहिए, तो सिखों को क्या मैसेज देंगे आप, जो उत्तर प्रदेश सिख हैं? मैं तो ये चाहता हूँ कि ओवैसी को चाहिए था जी कि जैसे किसान आंदोलन में बात किसान आंदोलन की पंजाब से उठी, मुजफ्फरनगर का मुसलमान उनके साथ आकर खड़ा हो गया। जब आप देखते हो
कि लंगर अगर आप उस समय देखें तो सिख और मुस्लिम एक ही प्लेट में खाना खा रहे थे, उसमें कोई भिन्न भेद नहीं। और उसके साथ जो जाट समुदाय था जिसके साथ मुजफ्फरनगर के हालात बिगड़े थे, वो भी उनके साथ, किसान भी उनके साथ यकमुश्त हो गया। किसान की कोई जात पात नहीं थी, सारा किसान एक मत था। अगर ये बात हम मान लें तो उससे ये थी कि ओवैसी अगर ये थोड़ा सा समझदारी से काम करता, बजाय कि दलित वोट की तरफ दौड़ता, वामन मेश्राम की तरफ दौड़ता, या बाबूराम कुशवाहा की तरफ दौड़ता, या किसी और की तरफ दौड़ता, उसको सीधा चाहिए था कि पिछले 40 साल में या तो इस संताप को सिख ने भोगा या इस संताप को मुसलमान ने भोगा। लेकिन सर वो सारी चीज़ें अब ख़त्म हो गई, जितना भी आंदोलन था सब खत्म हो गया। उनकी जो डिमांड थी कहने कहीं वो मान ली गई है, लेकिन अब क्या करना है सिखों को ये बताइए। ये बात नहीं है कि किसान अकेला वो डिमांड की बात नहीं है। उस किसान आंदोलन ने ये सिद्ध कर दिया कि सिख जो है हिंदू और मुसलमान में कड़ी का काम करता है। ये बात जो इस आंदोलन तो आपका इशारा किस तरफ होगा सिख को लेकर? मेरा इशारा सीधा है कि सिख और मुसलमान को यकमुश्त होना चाहिए, एक मंच पर आना चाहिए। अगर सिख और मुसलमान एक मंच पर आता है तो उसके साथ हिंदू का भी जो 10% वोट है वो स्विंग करेगा उसी कड़ी की तरफ, क्योंकि सिख एक ऐसा है जो सिख और हिंदू और मुसलमान को में बीच की कड़ी का काम करता है, वो उसको जोड़ता है। और मैं समझता हूँ कि 1920 का नज़ारा हम दोबारा से देख सकते हैं, जब बाबा खड़क सिंह की सिख लीग की मीटिंग थी, मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली, महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू मंच पर थे। मोहम्मद अली जौहर के वो शब्द आज भी हमें एक ताकत दे देते हैं कि जब वो कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि हमारे हाकिम रहते आप पर ज़्यादतियाँ की हैं, मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ। मैं अपनी गर्दन और अपने भाई शौकत की गर्दन पेश करता हूँ, आपका मन करे तो काट लें। आज ज़रूरत है अंग्रेज़ हुकूमत से निजात पाने की। आओ मिलकर आगे बढ़ें, जो आपके बिना मुमकिन नहीं। मैं समझता हूँ कि आज फिर से ये आवाज़, मोहम्मद अली जौहर की आवाज़, आज ओवैसी की तरफ से, महमूद मदनी की तरफ से, तारिक रज़ा की तरफ से और अरशद मदनी की तरफ से और बाकी जो मुस्लिम लीडरशिप है उनकी तरफ से उभरनी चाहिए, ताकि ये जब एक मंच पर आएंगे तो जिस तरह हमने अंग्रेज़ हुकूमत से निजात इस देश ने पाई है और देश आज़ाद हुआ, अगर उस आज़ादी को अगर आपने समझना और देखना है। मैं एक बात और बता दूं कि 1947 में अगर आप देखें तो अंग्रेज़ फ़ौज में या तो मुसलमान ज़्यादा फ़ौजी था या सिख फ़ौजी था। इन दोनों ने कुर्बानियाँ की हैं। हिंदू तो कोई ज़्यादा, क्योंकि गोलवलकर हो या सावरकर हो, इन्होंने तो कह दिया था कि अंग्रेज़ उसके साथ जाना नहीं है, ये तो आज़ादी के भी खिलाफ थे। अगर सिख और मुस्लिम की कुर्बानी फ़ौज में होते हुए भी उन्होंने अपनी सारी अहमियत को छोड़कर भारत देश के साथ खड़े हुए, तो मैं समझता हूँ कि अगर देश की आज़ादी का किसी को सारा श्रेय मिल सकता है तो वो सिख और मुसलमान को मिल सकता है। मुझे आशा है आज फिर से जो 75वां वर्ष, जो स्वतंत्रता का हम 75वां वर्ष मना रहे हैं, आज मुझे वो दिन फिर से याद आता है कि आओ गांधी की उस बात को समझें जब गांधी ने मुस्लिम और सिख को ये कहा था कि आपको यहीं ठहरना है, यही आपका देश है। मैं गारंटी करता हूँ, मैं इंश्योर करता हूँ आपको कि आपके हक और हकूक़ जो हैं बराबर के रखे जाएंगे, आपको कभी ये तकलीफ़ नहीं होगी। अगर गांधी ना उनकी फौत होती तो मैं समझता हूँ कि आज देश का जो सोच है और जो चिंतन है वो अलग होता। गांधी की बात को